और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 24 करोड़ आबादी से करीब 12 से 13 करोड़ लोग गरीबी, हिंसा और राजनीतिक असंतोष की मार झेल रहे हैं। टीटीपी और बीएलए के आतंक से सुरक्षा संकट बढ़ा है। बाढ़ ने लाखों को विस्थापित किया है और पीयूके में असंतोष और प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं। ये सभी परिस्थितियां पाकिस्तान की स्थिरता के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही हैं। पाकिस्तान में भुखमरी से हाहाकार मचा हुआ है। आधा पाकिस्तान दाने दाने को परेशान है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में हालात इतने गंभीर है कि देश की करीब आधी जनसंख्या लगभग 12 से 13 करोड़ लोग भुखमरी और गरीबी की कगार पर खड़े हैं। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है। इनमें से करीब आधे लोग यानी 12 से 13 करोड़ लोग आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े अलग अलग संकटों का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी के चलते लाखों लोग अपने परिवार के लिए पर्याप्त खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बीते 3 सालों में पाकिस्तान की गरीबी में 7% का इजाफा हुआ। 50% जो पाकिस्तान की आबादी है वो गरीबी रेखा को छू रही है। जरा सोचिए, जिस मुल्क के पास खाने को दाना नहीं है, आवाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है। आधी आबादी संकटग्रस्त है। गरीबी दर 40% है। खाद्य असुरक्षा 3 करोड़ लोग। बेरोजगारी में 8.5%, युवाओं में 20% से अधिक है। बेरोजगारी आबादी 5 करोड़ से अधिक है। बाढ़ प्रभावित 20 लाख से अधिक लोग हैं। पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में टीटीपी के हमले और बलूचिस्तान में बीएलए की गतिविधियां लाखों लोगों की जान और जीवन को प्रभावित कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में बीते 1 साल में टीटीपी के हमलों में लगभग 500 से अधिक सुरक्षा कर्मी और नागरिक मारे गए। इस क्षेत्र के लगभग 50 लाख लोग लगातार सुरक्षा संकट का सामना कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए की गतिविधियां बढ़ी हैं। पिछले 2 साल में सीपीईसी प्रोजेक्ट्स और सुरक्षा बलों पर कई हमले किए गए। लगभग 80 लाख लोग तेल, गैस और खनिज संसाधनों के शोषण को लेकर असंतोष और गुस्से का सामना कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल लगातार निगरानी और सुरक्षा उपाय कर रहे हैं, लेकिन खतरा और असंतोष अभी भी जारी है। दोनों क्षेत्रों के लोग सुरक्षा और स्थिरता की उम्मीद में अपने सामान्य जीवन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में टीटीपी के हमले, 1 साल में 500 से अधिक सुरक्षा कर्मी नागरिकों की मौत, करीब 50 लाख सुरक्षा संकट का सामना कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए की गतिविधियां बढ़ी हैं। 2 साल में सीपीईसी प्रोजेक्ट सुरक्षा बलों पर कई हमले हुए। हमले से 80 लाख लोग प्रभावित हुए। तेल, गैस, खनिज संसाधनों के शोषण को लेकर असंतोष है। स्थानीय व्यापार और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। निवेश और विकास प्रोजेक्ट्स पर नकारात्मक असर देखने को मिला।
पीओके की आबादी करीब 60 लाख है। कश्मीर की 40 लाख आबादी है। गिलगित बाल्टिस्तान की 20 लाख आबादी है। पीओके में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आर्थिक संकट, बिजली की कमी, राजनीतिक असंतोष लोगों के अंदर देखने को मिला। विकास और बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। 3 दिन की हिंसा में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की जनता के लिए आने वाला वक्त बहुत अधिक बुरा होगा। गरीबी और अधिक बढ़ेगी, कारोबार ही नहीं है, महंगाई बहुत अधिक है, बिजली और गैस के बहुत अधिक दाम है, टैक्स बहुत अधिक है, हर आदमी परेशान है। जिस मुल्क की आवाम हार मान चुकी हो, उस मुल्क का भविष्य क्या होगा, शायद ये बताने की जरूरत नहीं है। मगर हैरानी इस बात की होती है कि लाचारी, बेबसी के बाद भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से बराबरी की बात करता है। लेकिन हकीकत क्या है, ये खुद पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पाकिस्तान के ताजा हालात बताती हुई ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। बतौर अर्थशास्त्री शिशु रंजन जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं और पाकिस्तान से पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं मेरे साथ में सरदार तैयब खान। आप दोनों का ही न्यूज़ इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले सरदार तैयब खान जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। पाकिस्तान में जो ताजा हालात हैं, जो आंकड़े हैं, वो रिपोर्ट के जरिए हमने जाने और समझे। इसके पीछे वजह आपको क्या नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 24 करोड़ है और गुर्बत और बेरोजगारी जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। 40% से ज्यादा जो है गुर्बत की लकीर से लोग नीचे हैं। इससे साथ साथ 3 करोड़ जो है वो रज़ाई किल्लत का उनको सामना है। और अभी जो आप हालिया सैलाब की बात कर रही हैं, उसमें भी 20 लाख अफराद जो है उससे मुतासर हुए हैं। ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत का जो है वो मसला है, ना कि शराब का। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान जो है वो कोई नाकाम रियासत है, ये एक जिंदा हकीकत है जो पाकिस्तान का हल तलाश कर रही है। अगर आप बात करिए कि इन चीज़ों से, चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो पाकिस्तानी हुकूमत एहसास और बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है, इस तरह के प्रोग्राम उसके शुरू किए हुए हैं जिससे अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। उसके साथ साथ नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और दीगर जो है वो अहम चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी मनसूबे हमारी तरजीह है। फूड सिक्योरिटी जो मनसूबे हैं वो भी हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो असल चैलेंज है पाकिस्तान या भारत नहीं बल्कि गुर्बत, भूख और बेरोजगारी है, जो दोनों ममालिक में मतलब के है और हम दोनों ममालिक इस मामले पे तवज्जो देनी चाहिए। हाँ। पाकिस्तान नहीं बल्कि हम अमन चाहते हैं। हमने हमेशा अमन की बात की है पाकिस्तान में। हमने अब चाहते हैं कि अमन से जो है वो मसले मसाइल हल हों और दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान है इसकी जो कार्रवाई है, पूरी दुनिया मानती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जिस तरीके से जंग लड़ रहा है और इसकी कुर्बानियां पूरी दुनिया तस्लीम भी करती है। और इसमें हम समझते हैं कि इल्जाम तराशी से जो है मसाइल का हल नहीं निकलता, बल्कि तावन से ही आगे रास्ता निकाला जा सकता है। आप कह रहे हैं कि सरकार ध्यान दे रही है, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश है। सब सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है तैयब खान जी, लेकिन आपको लगता नहीं प्रायोरिटाइज जिस तरीके से चीजों को करना चाहिए वैसा हो नहीं रहा? आप याद करके देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी IMF से जब भारी भरकम लोन लिया पाकिस्तान ने, तो वो भी आतंकियों में बांट दिया गया। 1 करोड़ पर आतंकी के हिसाब से। हम यहाँ भारत में बैठे हुए भी बात कर रहे थे कि और बहुत चीजें हैं जहां पर ये पैसा खर्च होना चाहिए था या फिर आम लोगों तक पहुंचना चाहिए था, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन चीजें ऐसे प्रायोरिटाइज होती हैं। अभी एशिया कप में भी तो देखिए, पाकिस्तान ने जो अपनी मैच फीस है वो आतंकियों को देने का फैसला कर दिया। देखिए, जो नफरत और जंग की जुबान है इंसानियत को ये नुकसान देती है। बदकिस्मती हमारे भारतीय मीडिया की ये है कि आप लोग जो है वो नफरत की जुबान यही समझते हैं। फैक्ट एंड फिगर पर हम अगर बात करें तो हमारे यहाँ तो आतंक नहीं पल रहा है, हम नफरत की जुबान कैसे समझते हैं, जरा समझाइए। उसकी बात करना शुरू कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह आप लोगों को अजीमत उठाना पड़ी है, दुनिया जानती है कि जिस तरीके से आपकी जंग रसाई हुई है, जो अजीमत भारत को उठानी पड़ी है, सारी दुनिया ने ये तमाशा देखा है। जिस तरीके से आपकी 6
राफेल तैयारे हमने गिराए हैं, ट्रंप साहब भी ये फरमा रहे हैं और बार बार जगहसाई किसकी हुई है ना सरदार तैयब खान जी, जगहसाई किसकी हुई है वो दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का असर क्या हुआ ये दुनिया ने देखा है। तस्वीरें बता रही हैं कि क्या हाल हुआ। उसके बावजूद जो जीत का जश्न और रैलियां यहाँ वहां निकाली गई हैं ना जुलूस के बाद, वो खुद की जगहसाई करने जैसा है। और ये तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, सिर्फ भारत ने नहीं। तो कहने से कुछ नहीं होगा। और ऐसा नहीं है आपकी तरफ फेक वीडियोस नहीं है, वीडियोस के साथ साथ सैटेलाइट तस्वीरें भी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की छाप छूटी है पाकिस्तान पर। और क्यों ना हो, आप आतंक को पालते हैं, आतंकियों को शरण देते हैं, आतंकियों को संरक्षण देते हैं, उन्हें फंडिंग करते हैं, तो फिर ये हाल तो होना ही था ना। नशा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारी फौज ने, हमारी हुकूमत ने आवाज उठाई, बल्कि प्रैक्टिकली हमने कुर्बानियां दी हैं, जो कि दुनिया भी इस चीज को मानती है। आतंकियों की कुर्बानी। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का है, तो ऑपरेशन सिंदूर को बुनियादन मरसूज का जो हमारा कामयाब ऑपरेशन था, उसको हमने ऑपरेशन तंदूर में बदला है। और इसका जख्म इतना गहरा था कि आप लोगों को एशिया कप में ट्रॉफी तक नहीं मिली, और ट्रॉफी तक आप लोग महसूस नहीं करना। मतलब कुछ भी आप ये तो सोचिए, नेशनल टेलीविजन पर हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सोच समझकर बोलिए। एशिया कप में जहां मुंह की खानी पड़ी, तीनों बार भारत से हार गए, एशिया कप का जिक्र भी आप कैसे कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ट्रॉफी नहीं मिली, वहां मोहसिन नकवी को माफी मांगनी पड़ी, ट्रॉफी को लेकर उन्हें अपनी बात को पलटना पड़ा, कहना पड़ा कि चलिए जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। और आप यहाँ नेशनल टेलीविजन पर बैठकर, जहां करोड़ों लोग आपको देख और सुन रहे हैं, आप तो जगहसाई कम से कम मत कराइए, पाकिस्तान सरकार या सेना को करने दीजिए। अच्छा, मेरे साथ में शिशु रंजन जी भी हैं, बतौर अर्थशास्त्री उनकी बात को समझेंगे। पाकिस्तान के आंकड़ों को बयां करती हुई रिपोर्ट हमने शुरुआत में देखी। शिशु रंजन जी, वहां पर आधी आबादी जो है वो भुखमरी, गरीबी की कगार पर है। वहां 3 करोड़ के आसपास तो भिखारी हैं जो बाय प्रोफेशन भीख मांगने का काम करते हैं। क्या होगा पाकिस्तान का? क्या पाकिस्तान में चीजों को सही से प्रायोरिटाइज नहीं करना आज उसे यहां पर लेकर आया है? रत्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और मैं बड़े ध्यान से आपके रिपोर्ट को सुना और उसके बाद हमारे जो मेहमान हैं उनकी बातों को भी सुन रहा था। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, और इस प्रश्न के मूल में जो पाकिस्तान में आज अराजकता है, आखिर ये क्यों पहुंचा है? तो जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आती है कि पाकिस्तान के सरकार का जो बजट पेश होता है, उसका लगभग 15% ये डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं, जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा है। भारत का अगर बजटरी एलोकेशन देखेंगे तो भारत का बजटरी एलोकेशन 8% के आसपास है, इनका 15% के आसपास है। यह डिफरेंस ही अपने आप में एक कहानी बयां कर दे रहा है कि हमारी प्रायोरिटी किधर है। इसका 2 इम्पैक्ट है। एक तो इनके इकोनॉमी का साइज बहुत छोटा है हमारे इकोनॉमी के तुलना में, इसलिए आज भारत और पाकिस्तान की तुलना होती ही नहीं है। भारत की जो तुलना है, भारत अपनी तुलना चीन से करता है, भारत अपनी तुलना अमेरिका से करता है। पाकिस्तान तो उस नैरेटिव में नहीं है, और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हमारे अपने नागरिकों के सुविधाओं को बढ़ाना है, हमारे देश के आर्थिक विकास है। दुनिया में सबसे तेज गति से प्रगति करने के लिए भारत पिछले 5 वर्षों से विश्व में अपना दबदबा बना रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति दर 2.5% के आसपास है। 2023 में तो इनकी इकोनॉमी 0.2% से कम हो गई थी, जो कोविड के बाद संभवतः बहुत कुछ गिने चुने देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कम हुई थी। तो ये सब जो कहानी है, नैरेटिव, ये आपको बता रहा है कि भारत और पाकिस्तान की प्राथमिकताएं कितनी अलग हैं। तो जो मैंने शुरुआत में कही कि 15% का बजटरी एलोकेशन डिफेंस में जाता है, इसके बाद इनके पास खर्च करने के लिए, नागरिकों के जरूरतों पे, आर्थिक विकास के लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए बहुत कम पैसा बचता है। अब ये क्यों जाता है? इसके भी पीछे कारण है। कारण ये है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत के सरकार जो चुनी जाती है, लोगों की अपेक्षाएं होती है। पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो लेकर आती हैं, मैनिफेस्टो के अनुसार पॉलिटिकल पार्टी काम करती हैं। हमें पसंद नहीं आता, हम सरकार हटा देते हैं, और जो दूसरी पार्टी आएगी वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेगी। पाकिस्तान में ठीक इसके उल्टा है। पाकिस्तान की आवाम अपने सरकार को चुनती है, परंतु जब सरकार नागरिकों के प्रति ध्यान देना शुरू करती है तो पाकिस्तान की सेना को उससे दिक्कत हो जाती है, और दिक्कत होने के बाद वह सरकार को हटा देते हैं।
तानाशाही लेके आते हैं, और इसीलिए वहां के बजटरी एलोकेशन में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे, मैं इस छोटे से बात के बाद संभवतः आपके पास दे दूंगा। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के बजटरी एलोकेशन में 20% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जो पाकिस्तान का कुल बजट था उसमें उसमें कुछ परसेंट की गिरावट हुई है, और वो गिरावट IMF के बेल आउट के बाद हुई है। उन्होंने बहुत कड़ी शर्तें रखी हैं। अगर $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को नहीं मिलता तो पाकिस्तान शायद अभी डिफॉल्ट कर जाता है इंटरनेशनल एरिना में, और पाकिस्तान के आवाम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि IMF के दबाव के बाद इन्होंने बजट एलोकेशन, तो उनकी बजट की आकार थी वो कम हुई, परंतु इसमें भी डिफेंस के मामले में इन्होंने 20% अपना बजट एलोकेशन बढ़ा लिया। ये पाकिस्तान सरकार की प्रायोरिटी बताती है, और यही कारण है कि पाकिस्तान आज भुखमरी के कगार पे खड़ा है। बिल्कुल, अलग अलग ये जो रीजन है ये आपने डिटेल में अभी बताए। अभी ताजा हालात में जो बाढ़ की हालात दिखे उसमें 20 से 21 लाख लोग जो है वो सड़कों पर आ गए, और ये अलग अलग रीजन है। करीब 24 करोड़ की आबादी, यहाँ तो उत्तर प्रदेश ही पाकिस्तान की आबादी की बराबरी करता है। यहाँ जो पूरा देश है उसे संभाले रखना, और अब ठीक कहा आपने शिशु रंजन जी कि भारत और पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है आज की डेट में, लेकिन पाकिस्तान ग्रो कर सकता था। आज जो अलग अलग रीजन है और जो मैंने शुरुआत में कहा जो प्रायोरिटाइज नहीं करने वाली चीजें हैं वो पाकिस्तान को पीछे धकेलती हैं। सरदार तैयब खान जी, गरीबी, बेरोजगारी या फिर स्वास्थ्य सेवाएं या जो सुरक्षा रीजंस हैं, ये सब जो चीजें हैं ये लोगों में बड़ा इनसिक्योर वाली फीलिंग ला रही हैं। उसे दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सेना और जो लड़ाके हैं उनके बीच का टकराव लगातार बढ़ रहा है, और ऊपर से TTP और BLA के जो कदम हैं वो लोगों को और ज्यादा परेशानी में डाल रहे हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब पहले से गरीबी है, पहले से बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, या फिर स्वास्थ्य सेवाएं दिखाई नहीं देती और ऊपर से ये परेशानी। देखिए, आप बार बार जो है वो नफरत अंगेज जो है वो बातें कर रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों कौन सी बातें कर रही हूँ मैं? नफरत की, नफरत अंगेज बातें कर रही हैं। दोनों ममालिक को जो है वो नफरत अंगेज बातों की, मैं तो वो बातें कर रही हूँ तैयब खान जी जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आती हैं। आप बता दीजिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप बता दीजिए POK में हाल क्या है, आप बता दीजिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग क्या कह रहे हैं, सिंध में क्या हो रहा है। मेरी बात मत मानिए, अपनी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश हो या आपका नई दिल्ली हो, वहाँ कौन सी दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं, वहाँ भी तो ये गुर्बत ही है ना। तो कहाँ गुर्बत है? कहाँ? जहां अलग अलग देश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लगातार ग्रो कर रहा है, उसे कह रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि जंगी ज़बान इस्तेमाल करने से या सख्त ज़बान इस्तेमाल करने से मैं नहीं समझता कि आप जो है वो इस तरह जो है वो पाकिस्तान या भारत के अवाम को जो है वो कोई अच्छा मैसेज दे रही है, कि बहुत गलत मैसेज दे रही है। सख्त ज़बान इस्तेमाल करने से क्या होता है? दोनों ममालिक में गुर्बत है, इंडिया में भी गुर्बत है, पाकिस्तान में भी गुर्बत है। दोनों देशों को चाहिए कि अपने अवाम को, अपनी जो अवाम से लोग वोट लेकर आए इनको वहाँ रिलीफ दें, उनके लिए इक़दाम करें। और पूरी जनूबी एशिया का ये मसला है, कोई ना भारत है नहीं पाकिस्तान है, पूरी जनूबी एशिया में गुर्बत है। तैयब खान जी, देखिए, दिल की तसल्ली के लिए आप जरूर कह सकते हैं कि भारत में और पाकिस्तान में समान हालात हैं, लेकिन ये तो दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान कैसे एकदम अलग है, या भारत के हालात क्या हैं। आज जो मजबूत और शक्तिशाली देश है ना, उनमें भारत का नाम लिया जाता है। जो बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर जाना जा रहा है वो भारत है। जो लगातार ग्रो कर रहा है, विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो भारत है। जो अलग अलग चैलेंजेस में भी बीच का रास्ता निकाल लेता है, आपदा में भी अवसर तलाश लेता है, वो भारत है। आप बताइए ना, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान जिसमें जो अलग अलग प्रांत हैं, वहां लोग असंतोष से इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि सड़कों पर आ गए हैं, सीधे सरकार से टक्कर ले रहे हैं, सीधे सेना से टक्कर ले रहे हैं। क्या होगा फिर आगे? क्या एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वो सही होगा? पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूं कि जहां असंतोष है वहां सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? फिर तो हालात और बिगड़ेंगे। मतलब महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बोझ तो है ही लोगों पर, फिर ये असंतोष भी है, असुरक्षा का भाव भी है। या तो फिर आप भी पूरा प्रोग्राम कर लें, या फिर हमें बुलाया न करें अगर आपने हमारी बात ही नहीं सुननी और आपने आकर। मैं तो आप ही से सवाल कर रही हूँ ना, आप जवाब तो दीजिए।
करने हैं, तो फिर आप भी बात कर लिया करें। सबसे पहले बात तो यह है कि जो आप लोगों को ख्वाब है पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा, तो पाकिस्तान जो टुकड़े टुकड़े नहीं होने वाला। पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया जो है वो आपका देश है, जहाँ तरीके चलिए सिखों की जो तरीके चलिए वो टुकड़े टुकड़े होता है, वो मुझे नजर आ रहा है। उधर थोड़ी तवज्जो मरकूज करें, जाके जो मकबूजा कश्मीर में भी आवाम की आवाज बने, जो उसमें कत्लेआम लोग आप सरेआम उनको कश्मीरियों की जो नस्लकुशी कर रहे हैं उस पर भी तवज्जो मरकूज करें। वहां भी जाकर वहां माइक वगैरह लेकर जाए, रिपोर्टर हजरात को भेजे, ताकि वहां आप मत बताइए आपके पत्रकार कितना जा रहे हैं पीओके में? हम तो कर रहे हैं अपना काम और हमें कोई सच बोलने से रोकता भी नहीं है। रातों रात उठा भी नहीं लिया जाता जैसे पाकिस्तान में उठाया जाता है। फिर कहेंगे कि मैं बीच में बोल रही हूँ, गलत बोलेंगे तो टोकना पड़ेगा ना। करेगा तो उससे कोई मुल्क टूट जाएगा। एहतजाज करना हर अवामी जमहूरी हुकूमत का, अपोजिशन का, हर पार्टी का हक है। ये हमारा इंटरनल मामला है, इस पे आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि आपके देश में एहतजाज करने से कौन सा? भाई पड़ोसी देश है, फिक्र तो करनी पड़ती है। पड़ोसी देश है जहां हाय तौबा मची है, तो मुझे लगा पूछ लूं। ऐसे तो महंगाई, बेरोजगारी आपके लोगों पर जुल्म और सितम कर रही है, फिर तो इस पर हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। हुकूमत स्टेक होल्डर्स वहाँ मुज़ाकरात जारी है, वहाँ एक्शन कमेटी के साथ और इंशाल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो है तमाम चीजें राब्ते में, और इंशाल्लाह जल्द इस मसले का बयान निकल आएगा और ये एहतजाज खत्म हो जाएंगे। एहतजाज होते रहते हैं हर मुल्क में, हर कंट्रीज में एहतजाज होते हैं, अमेरिका में होते हैं और मुल्कों में होते हैं, आपके मुल्कों में एहतजाज होते हैं। आप उसको भी थोड़ी तवज्जो दे दिया करें, उस पर भी आवाज की आवाज बना करें। हमारा आजाद मुल्क है, वहाँ लोग एहतजाज भी करते हैं। इतनी आजादी है कि आम चुनाव में जो लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है उसके लीडर को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और वहां इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का ये सबसे बुरा वक्त है और पाकिस्तानी जेल के इतिहास में ये सबसे बुरा वक्त है। आप खुद सोचिए ना, आजाद है पाकिस्तान, आप खुद सोचिए ना कैसी आजादी है। बुरा वक्त आप लोगों का शुरू हुआ है, जो हमारा सऊदी अरब के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो मुआहिदा हुआ है, उसके बाद ओह माय गॉड, आप तो भविष्यवाणी भी करने लगे। भारत का बुरा समय शुरू हो रहा है, वो कैसे? जो आपको लोगों को जख्म लगा हुआ है उसका हम अंदाजा और तकलीफ महसूस कर सकते हैं, वो आप इस चीज की चिंता न लें। हमने अगर तेल भी दरियाफ्त किया तो अपने पड़ोसी मुल्क का सबसे पहले जो है वो ख्याल रखेंगे और इंशाल्लाह तेल हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। इस चीज की बिल्कुल चिंता और आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। पड़ोसियों का जितना हम ख्याल रखते हैं कोई नहीं ख्याल रखता। अरे बाप रे, ऐसा ख्याल रखते हैं कि सीमा पार जो घुसपैठ की कोशिशें हो रही होती है ना वो मिल रही होती हैं। ऐसा ख्याल रखते हैं कि सीमा पार वहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जाओ भारत में करो विनाश, करो बर्बाद, पहुंचाओ लोगों को नुकसान। ऐसा ख्याल रखते हैं आप पड़ोसियों का। हम जानते हैं पड़ोसियों का कैसा ख्याल रखा जाता है और हम अपने फर्ज को निभाते हैं। हाँ, अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ अपनी तरफ से हम कभी भी इस तरह की सिचुएशन की शुरुआत करते नहीं। खैर, आप ये सब स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम बात इकोनॉमी पर कर रहे हैं, बात हम गुर्बत के हालात पर कर रहे हैं, बात हम पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर कर रहे हैं। शिशु रंजन जी से एक और मैं सवाल कर लेती हूँ। शिशु रंजन जी, भारत जो बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर या जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, आज मैं पाकिस्तान के हाथों ही क्या सुनूं, आज दुनिया के अलग अलग देश मानते हैं कि हाँ भारत की क्या वैल्यू है और भारत को कैसे पूछा जाता है। बड़े बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत का जिक्र करते हैं और ये बदलता भारत है, ये आज का भारत है, इसीलिए ये जिक्र हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं ये गृह युद्ध जैसे भी नजर आ रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि महंगाई, बेरोजगारी या फिर स्वास्थ्य सेवाएं ही असर यहाँ पर डाल रही हैं, अलग अलग चीजें हैं जो पाकिस्तान के लिहाज से ठीक नहीं है। और अगर ये गृह युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो आगे आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर? रक्षा जी, मुझे लगता है कि हमारे जो पाकिस्तान के मित्र आए हुए हैं ये बार बार अपनी बातों को ऑपरेशन सिंदूर और भारत के साथ नफरत की बातें को ला रहे थे और पूछ रहे थे कि हमें इतनी चिंता क्यों है। हमें चिंता इसलिए है क्योंकि पड़ोसी जब अच्छा होता है तो हम शांति के साथ अपनी अपना जो ध्यान है वो विकास पर लगा सकते हैं, नागरिकों की समस्याओं को हल करने पर लगा सकते हैं। और अगर हमारा पड़ोसी बदमाश होगा तो सबसे पहले हमारी जो चिंता है वो अपनी सुरक्षा को लेकर होगी, आपकी सुरक्षा को लेकर के नहीं होगी। और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों, इसके कई कारण गिनाए जाते हैं। अच्छे नहीं है इसका एकमात्र कारण है कि पाकिस्तान की प्रायोरिटी आतंकवाद प्रायोजित करने की है और यही एक मूल कारण है जिसके कारण पाकिस्तान में आज भुखमरी और तबाही के हालात हैं। अब आपने जो प्रश्न पूछा है उसके पीछे का एक और मूल कारण है। मूल कारण ये है कि भारत
2021वीं शताब्दी में अपना जो ध्यान था वो मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने में लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया, और जो भारत की डेमोग्राफी थी, डेमोग्राफिक डिविडेंड यूटिलाइज करने के लिए हमने अपने रिसोर्सेज को ट्रेन करना शुरू किया। उसके लिए हमारे प्राइमरी एजुकेशन हमने अच्छा किया। अब मैं पाकिस्तान के एक छोटे से आकर, और मैं अपने मित्र को बोलूंगा कि आप अपनी सरकार से ये प्रश्न पूछिए, हमसे मत पूछिए, क्योंकि आपकी लड़ाई हमसे बाद में होगी, पहले तो आपके अपनी समस्याओं से है। तो पाकिस्तान में 1/3 बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें से 2/3 मतलब 66% बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है पाकिस्तान के आवाम के लिए। परंतु इनकी प्रायोरिटी इस बच्चों को स्कूली शिक्षा देने की नहीं है, इनकी प्रायोरिटी भारत से लड़ने की है। और भारत में चूंकि ये सामने से लड़ नहीं पाएंगे, तो आतंकवाद के माध्यम से भारत को परेशान करने की है। ये अलग बात है कि हम अपने जब आर्थिक समृद्धि आती है, तो हमने अपने डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करी, और उसका इम्पैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिखा, परंतु मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आज भारत के बच्चे अमेरिका में, यूरोप में, जापान में जाकर के बड़ी बड़ी कंपनियों के अच्छे पदों पे हैं। गूगल के सीईओ, फेसबुक में काम करने वाले, एप्पल में काम करने वाले हमारे इंजीनियर्स भारत को एज ए ब्रांड एम्बेसडर पूरे विश्व में लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च कर चुके हैं। पाकिस्तान के लोग कहाँ हैं? पाकिस्तान में जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, जब बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे, जब बच्चे साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, कि प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए उस पर पाकिस्तानी हुकूमत का ध्यान नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इन शॉर्ट यही सोल्यूशन है कि हमसे लड़ने की बजाय अपनी प्रॉब्लम से लड़ा जाए, तो शायद पाकिस्तान के हालात कुछ और हो सकते हैं। बहरहाल चूंकि टाइम अब खत्म हो गया है मेरे पास में, शिशु रंजन जी, सरदार तैयब खान जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है तैयब खान जी, टाइम ओवर हो गया है। बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा